दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम प्रथम श्रेणी व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि आरपीएससी का आपको पता है कि ट्रेंड बन चुका है, जिसने प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके वाले प्रश्न क्लियर कर लिया वो लगभग सिलेक्शन की दौड़ में रहता है। तो आज वो वाला अपन लोग टॉपिक ले रहे हैं। उसके प्रथम प्रश्न पत्र के राजस्थान इतिहास से संबंधित है गुर्जर प्रत्यार वंश, वो वाला हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। और इस प्रकरण से एग्जाम में 100% सवाल बनते हैं, जिसका नाम है गुर्जर प्रत्याहार। अब आपका बिना समय गए अपनी क्लास शुरू करते हैं। गुर्जर प्रत्याहार। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 के पश्चात उत्तर भारतीय इतिहास में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ, जिन्हें गुर्जर प्रत्याहार वंश कहा जाता है। प्रत्याहार नाम से पश्चिम भारत में कई राजवंश हुए। ये ध्यान रखना, पश्चिम भारत में प्रत्याहार नाम से खूब राजवंश हुए थे। वे परस्पर संबंधित यानी आपस में किसी न किसी प्रकार से वो आपस में संबंधित थे, अथवा प्रत्याहार एक उपाधि के रूप में द्वारपाल या सामंत भी थी। प्रत्याहार एक उपाधि भी थी जिसे अलग अलग राजवंशों ने धारण किया। ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। प्रत्याहार में सर्वप्रमुख है। अगर प्रत्याहारों में सर्वप्रमुख की बात करें तो गुर्जर प्रत्याहार, जिन्हें पाठ्य पुस्तकें इंपीरियली प्रत्याहार भी लिखती है। इंपीरियल अर्थ होता है साम्राज्यिक। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट, ये वाला सवाल बनता है। नागभट्ट था जो स्वयं को भगवान राम का प्रत्याहार यानी द्वारपाल कहता था। नागभट्ट स्वयं को क्या कहता था? भगवान श्री राम के द्वारपाल या प्रत्याहार कहा था। नागभट्ट भीनमाल के चावड़ा राजपूतों का संबंध है। ये ध्यान रखना, ये वाला सवाल पूछा जा सकता है। कौन था नागभट्ट? तो भीनमाल के चावड़ा राजपूतों का संबंध था। नागभट्ट की राजधानी थी जालोर। ये वाला पूछा जा सकता है। ये तथ्य आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो नागभट्ट की राजधानी कौन सी हो गई? जालोर। और वे चावड़ा राजपूतों का संबंध था। 8वीं सदी के शुरुआत में भीनमाल पर अरब आक्रमण के उपरांत जब चावड़ा राजपूत कमजोर हो गए तो गुर्जर प्रत्याहार नागभट्ट ने भीनमाल पर आधिपत्य कर लिया। ये ध्यान रखना है। कालांतर में गुर्जर प्रत्याहार उत्तर भारत के सबसे बड़ी शक्ति बन गए एवं कन्नौज से शासन करने लगे। तो उत्तर भारत की शक्ति बने थे और कन्नौज यूपी है ना, वहाँ से वो शासन करने लग जाते हैं। इंपीरियल यानी साम्राज्यिक प्रत्याहारों के नाम के आगे गुर्जर शब्द उनके मूल राज्य क्षेत्र का द्योतक है, यानी उसकी पहचान है। प्राचीन काल में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान एवं गुर्जत्रा कहलाते थे, अतः वहाँ से जालो भीनमाल से आने वाले प्रत्याहार गुर्जर प्रत्याहार कहलाए। क्योंकि राजस्थान गुर्जर क्षेत्र को गुर्जत्रा के नाम से जाना जाता था, उसकी वजह से इनके नाम के पीछे गुर्जर नाम लग गया। गुर्जर प्रत्याहारों का सर्वप्रथम उल्लेख बाणभट्ट के हरचरित्र में मिलता है। ये ध्यान रखना है। गुर्जर प्रत्याहारों का सर्वप्रथम उल्लेख बाणभट्ट के हरचरित्र में मिलता है, तथा अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर प्रत्याहारों का उल्लेख बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का अहल अभिलेख में गुर्जर जाति का मिलता है। ध्यान रखना है। अगर रचना में बात करें तो बाणभट्ट के हरचरित्र मिलता है, और अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था उसके अहल अभिलेख में गुर्जर जाति का नाम मिलता है। गुर्जर प्रत्याहारों ने 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बड़े भूभाग पर शासन किया। गुर्जर प्रत्याहारों का मूल स्थान जालोर स्थित भीनमाल को माना जाता है। ये मूल स्थान पूछा जा सकता है। गुर्जर प्रत्याहार शासक मिहिर भोज का ग्वालियर मध्य प्रदेश परिस्थिति, व्रतवर्ध का हांसोट अभिलेख, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। हांसोट अभिलेख किसका था और कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हांसोट अभिलेख गुजरात के व्रतवर्ध का था। कक्कू का घटियाला शिलालेख एवं पेहवा अभिलेख, ये ध्यान रखना, व्रतवर्ध का अभिलेख का हांसोट कहाँ से? गुजरात से मिला था। गुर्जर प्रत्याहारों में उक्त प्रदेशों पर शासन की पुष्टि करते हैं। प्रारंभ में इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र मारवाड़ एवं मंडोर एवं जालोर का भीनमाल क्षेत्र था। कालांतर में प्रत्याहारों ने उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी राजधानी का केंद्र शक्ति का केंद्र बनाया। ये ध्यान रखना। सबसे पहले वो कहाँ पर थे? जालोर का भीनमाल क्षेत्र था। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है। प्रत्याहार का एक तो मीर भोज का ग्वालियर अभिलेख में नाम मिलता है, एक व्रतवर्ध का हांसोट अभिलेख है, उसमें इनका नाम मिलता है। 6वीं शताब्दी वर्तमान राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग गुर्जर रात्रा प्रदेश कहलाता था। इसी आधार पर शासन करने के कारण प्रत्याहारों को गुर्जर प्रत्याहार कहा जाने लगा। प्रत्याहार शब्द भी पद का प्रतीक है, न किसी वंश या जाति का प्रतीक। प्रत्याहार शब्द की बैठक महलों के बाहर के रक्षक द्वारपाल हुआ करते थे। ये जो बाहर रक्षक होते हैं ना, प्रत्याहार कहते हैं, उनके वहाँ होते थे। और ये पद न तो वंशानु था, न ही किसी वंश जाति या संबंधित था। तो ये उनको ध्यान रखना। अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये मजूमदार प्रत्याहार को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। डॉक्टर मजूमदार है ना, उन भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का उनके वंशज मानते हैं। श्री राम की सेवा में प्रत्याहार का कार्य करते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी करते थे।
अतः वे प्रत्याहार कहलाए। कैनेडी महोदय प्रत्याहारों को ईरान मूल का मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर प्रत्याहारों को विदेशी मानते हैं। तो मजूमदार तो मानते हैं लक्ष्मण जी का, ठीक है, और श्री राम की सेवा करते इसलिए, और कैनेडी मानते हैं इनको ईरान का, ठीक है। बुयूलर और हर्नल प्रत्याहारों होने की संतान मानते हैं स्मिथ, ठीक है। कनिंघम प्रत्याहारों को शक एवं कुषाणवंशी मानते हैं, ये ध्यान रखना। तो देख कैसे कनिंघम कैसे कुषाणवंशी, इस प्रकार को याद रख लेना है। जो कनिष्क के समय भारत आए, भगवान लाल इंद्र जी ने गुर्जरों को गुज्जर माना है। जो कनिष्क के काल में विदेशों से आकर गुजरात में बस के, इस कारण ये गुर्जर कहलाए। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा प्रत्याहारों को क्षेत्रीय माना है। ओझा ने हर चरित्र, पंपा, भारत आदि ग्रंथों में लिखित गुर्जरेश्वर अथवा गुर्जर शब्दों को क्षेत्र विशेष से संबंधित माना है। कविराज राजशेखर ने विदुषाल भंजिका में गुर्जरों को रघुकुल तिलक माना है, ये ध्यान रखना है। विदुषाल भंजिका किसकी रचना है? कविराज राजशेखर की है। उसमें प्रत्याहारों को रघुकुल तिलक का सूर्यवंशी माना, ये ध्यान रखना। उद्यतन सूर्यकृत कोलेमाला, जिनसेन सूर्यकृत हरिवंश पुराण, कलनकृत राजतरंगिनी, बाणवृत्त हर्षचरित्र, कवि पंपकृत पंपा भारत और ब्रह्मगुप्तकृत बर्मा विस्फोट सिद्धांत में गुर्जरों का वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखना, इन रचनाओं में गुर्जरों का नाम आया है। तो उद्यतन सूर्य कोलेमाला हो गई, जिनसेन सूर्यकृत हरिवंश हो गई, कलनकृत राजतरंगिनी हो गई, बाणभट्ट की हरिचरित्र हो गई और कवि पंपकृत पंपा भारत हो गई। प्रत्युरा रासों में कवि चंद्रप्रदाय प्रत्युहार की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के आबू पर्वत पर की गई है, जैसे मानी है। कंकराज के बड़ौदा, ताम्रपत्र, अमोक के संजन, ताम्रपत्र, खजुराहो शिलालेख, मंथन देव राजौरगढ़ शिलालेख, सिरूट शिलालेख, गोहेरवा शिलालेख में प्रत्युहार का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रत्युहार का मूल निवास, स्मिथ ने प्रत्युहार का मूल स्थान अबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में जालोर क्षेत्र के भीनमाल को माना है। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ बर्मा स्फुट सिद्धांत में भीनमाल का उल्लेख किया है। युआन चांग हिनसोंग ने अपनी रचना सियूकी में 72 देशों का उल्लेख किया है, जिनमें गुर्जर प्रदेश गुर्ज रात्रा को यूलेलो लिखा है। इसकी राजधानी भीनमाला मानी है। किसने मानी थी? हिनसोंग ने। आगे आता है ये भीनमाल अथवा सिरमाल जालोर जिले में एक कस्बा है, वर्तमान भी है, जो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। यह 7वीं सदी के मध्य तक चावड़ा अथवा छाप राजपूतों की राजधानी थी। युआन चुआंग भी गुर्जर देश की राजधानी पीलो मोलो बताता है, जिसे कहते हैं वर्तमान में भीनमाल। ध्यातव्य है कि उस समय इस क्षेत्र पर प्रतिवार नहीं वरन छाप राजपूत शासन कर रहे थे। भीनमाल 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिवार की राजधानी बनी। चावड़ा अथवा छाप राजपूतों के काल में भीनमाल एक सांस्कृतिक प्रमुख केंद्र था। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माघ तथा खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त भीनमाल के निवासी थे। मोहनोद सिंह ख्यात में प्रतिवारों की 26 शाखाएं, देखो ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है कि ख्यात में कितनी शाखाएं थी? टोटल 26 शाखाएं, जिनमें मंडोर, जालोर, राजौरगढ़, कन्नौज, उज्जैन, बड़ौच गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। मंडोर के गुर्जर हम सबसे पहले पढ़ते हैं। मंडोर के प्रतिहार की सबसे प्राचीन शाखा, देखो ये वाला पूछा जा सकता है। प्रतिहार की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो वह थी मंडोर। इस वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र, ये ध्यान रखना है। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक था हरिश्चंद्र। मंडोर या मांडवीपुर के प्रतिहार 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंडोर पर शासन कर रहे थे। इस दृष्टि से मंडोर के प्रतिहार जालोर, भीनमाल, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों से विशिष्ट है। ध्यातव्य की 9वीं शताब्दी में मंडोर के प्रतिहारों ने गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में सेवा दी थी। तो अपन को ये ध्यान रखना है, मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक था हरिश्चंद्र। मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास जानने में 3 महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। एक तो हो गया आपके बाउक का जोधपुर शहर का कोट शिलालेख, एक है ककू का गटियाला शिलालेख, ये ध्यान रखना आपको। उपयुक्त अभिलेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण जैसे रोहिलिदी को 597 के लगभग 2 पत्नियां, एक ब्राह्मणी और दूसरी थी सत्राणी बदराती। इन दोनों पत्नियों में ब्राह्मणी की संतान ब्राह्मण प्रत्यार को संतराणी और संतान पर क्षत्रिय कहलाई, ये ध्यान रखना। एक तो थी ब्राह्मणी, एक थी सत्राणी। तो सत्राणी से उत्पन्न संतान उसे क्षत्रिय कहा गया और ब्राह्मणी से उसे प्रत्यार कहा गया। सत्राणी बद्रा से उत्पन्न 4 पुत्रों में भोगपट, कुक्कुक, रज्जिल और मंडोर को जीत गुर्जर प्रत्यार वंश की नींव रखी थी।
रजिल ये रोहिल निधि का पुत्र था। मंडोर के प्रत्यारों की वंशावली रजिल से प्रारंभ होती है, ये ध्यान रखना है। इसने मंडोर की राजधानी मंडोर देखो ये अभी एग्जाम आए थे SI के, है ना। रजिल ने मंडोर प्रत्यारों की राजधानी कौन सी बनाई थी, मंडोर को, एवं राशियों के यज्ञ किया था और घटियाला लेक में महामंडलेश्वर मंदिर भी बनाया था, ये ध्यान रखना है। रजिल की राजधानी कौन सी थी, मंडोर। नरबट ये रजिल का पुत्र था। नरबट ने रोइस्कूप घटियाला में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। चीनी यात्री हेंसुआग ने नरबट का उल्लेख पेलोपल्ली नाम से किया है। नागबट ये रजिल का पुत्र था। मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाई, है ना। मंडोर के स्थान पर किसने मेड़ता राजधानी बनाया था, वो नागबट। नागबट प्रथम के पश्चात भोज प्रत्यारों का शासक बना। आ गया यशोवर्धन। भोज की मृत्यु के पश्चात तात का पुत्र यशोवर्धन प्रत्यार शासक बना तथा मंडोर में सूर्यकुंड की स्थापना की। एक है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके कक्कुक। देखो बाऊ के पश्चात कक्कू प्रत्यार वंश का शासक बना। कक्कुक ने 861 में 2 अभिलेख घटियाला नाम से प्राप्त हुए हैं, जिनमें कक्कुक के मरु प्रदेश, मांड प्रदेश, त्रिवेणी अज लोकप्रिय होने का उल्लेख, अमीरों के उपद्रव में रोहिस्कूप के निवासियों को मुक्त कराने तथा इस विषय के उपलक्ष्य में मंडोर तथा रोहिस्कूप में 2 स्तंभ लगाने, रोहिस्कूप में महाजनों को बसाने तथा पहाड़ी में नगर बसाने एवं रोहिस्कूप में विष्णु मंदिर बनाने का उल्लेख है, ये ध्यान रखना। तो ये 2 घटियाला शिलालेख किससे संबंधित है, कक्कुक मंडोर के कक्कुक से संबंधित। कक्कुक इंपीरियल प्रत्यार शासक भोज का संबंध था। उद्योतन सूर्य ने अपने ग्रंथ कोलेमाला में कक्कुक प्रत्यार वंश का करण कहा, ये ध्यान रखना है। उद्योतन सूर्य ने अपने ग्रंथ था जिसका नाम था कोलेमाला, इसमें प्रत्यार वंश का करण किसे कहा जाता है, कक्कुक को, ये वाला विशेष तौर से तथ्य आपको ध्यान रखना है। कक्कुक के पश्चात मंडोर के शासकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। नाडोल के चौहान रायपाल के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी के आसपास मंडोर पर चौहान का अधिकार हो गया था। तो अपन थोड़ा कक्कुक को थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उद्योतन सूर्य ने अपने ग्रंथ कोलेमाला में कक्कुक को प्रत्यार वंश का करण कहा था, ये वाला आपको ध्यान रखना है। और रजिल ने अपनी राजधानी बनाई थी मंडोर, ये वाला अपने को ध्यान रखना है। और ये है आपके मंडोर के चौहान का सबसे अंतिम प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था कक्कुक। आगाथा राजौरगढ़ के गुर्जर प्रत्यार अलवर राज्य के राजौरगढ़ के प्राचीन किले से विक्रम संवत 1016 का एक शिलालेख मिल रहा है, जिसमें उस समय के राजौरगढ़ पर प्रत्यार गोत्र का गुर्जर माधीराज सावट का पुत्र माधीराज परमेश्वर मथन देव राज्य करता था। वे परमेश्वर सितवाल का सामंत था। इतना कोई विशेष इंपोर्टेंट नहीं है, तो अपन को ये ध्यान रखना राजौरगढ़ के गुर्जर कहाँ के थे, अलवर से संबंधित गुर्जर प्रत्यार थे। बीनमाल वाला ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अथवा कनौज का प्रत्यार वंश। प्रत्यारों की इस शाखा को रघुवंशी प्रत्यार कहा गया, कौन सी वाली को, बीनमाल शाखा को। हर्षनाथ का अभिलेख, भोजदेव का ग्वालियर परिस्थिति, कवि राजशेखर के कन्नौज के प्रत्यारों को रघुवंशी बताया है। दशरथ शर्मा, कोलेमाला एवं अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर नागभट्ट वंशीय गुर्जर प्रत्यारों को राजधानी जालोर को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम की वंशीय गुर्जर प्रथम है ना, उसकी राजधानी जालोर को माना जाता है। गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के काल में जालोर बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। उद्योतन सूर्य ने जालोर में ही कोलेमाला की रचना की थी, ध्यान रखना। उद्योतन सूर्य ने कहाँ पर रचना की थी, जालोर में की थी, कोलेमाला नामक ग्रंथ की। हालांकि कालांत में प्रत्यारों की दिग्विजय की नीति के परिणाम स्वरूप राजधानी निरंतर परिवर्तन होता रहा, जैसे सर्वप्रथम जालोर, फिर उज्जैन, फिर आगे चलकर कन्नौज। संभवतः प्रत्यारों ने चावड़ा में सबसे पहले भीनमाल छीना एवं कालांतर में अबू जालो पर भी इसका कब्जा रहा तथा उज्जैन इनकी राजधानी रही। डॉक्टर दशरथ शर्मा कोलेमाला एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर नागभट्ट की राजधानी जालोर को माना है, ये ध्यान रखना। नागभट्ट की राजधानी कौन सी थी, जालोर। नागभट्ट प्रथम जालोर अवंती कनौज के गुर्जर प्रत्यार वंश का संपादक था। इससे नागावलोक तथा इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहते हैं, ये ध्यान रखना। कनौज के गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक था ये नागभट्ट प्रथम। तो यह कनौज का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नागभट्ट प्रथम भीनमाल के चावड़ा राजपूतों का संबंध था। चावड़ा राजपूतों से भीनमाल जीतकर राजधानी बनाए थे। इसके पश्चात आबू जालोर गुजरात वालों आदि विजित कर अवंती को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर अवंती कनौज शाखा के प्रत्यारोहण की वंशावली का प्रारंभ नागभट्ट प्रथम से होता है। नागभट्ट का राज्य विस्तार उत्तर में मारवाड़ से लेकर दक्षिण में बड़ौच तक विस्तृत था। 765 में बड़ौच से प्राप्त हंसोट अभिलेख भरतभट्ट को नागभट्ट का संबंध बतलाता है। उसे ये पद अरबों को पराजित करने के उपरांत दिया गया। नागभट्ट फर्स्ट ने सिंध की ओर
वे आक्रमण को विफल कर दिया, इसलिए इसे ग्वालियर परिस्थिति में नारायण का अवतार तथा मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम पूछा जा सकता है, मलेच्छों का नाशक किससे कहा जाता है, तो वो है नागभट्ट प्रथम। नौसर अभिलेख में अरबों के पराजित भारतीय शासकों की सूची में नागभट्ट का नाम उल्लेख नहीं मिलता। समानगढ़ अभिलेख, एलोरा के 10 अवतार, गुहल अभिलेख, संजन ताम्र लेख में राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग के उज्जैन किए गए हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर शासक नागभट्ट को प्रत्याहार बनाने का उल्लेख मिलता है। यह है एक वत्सराज देवराज एवं भूमिका देव का पुत्र था। वत्सराज की रणहस्तिन की उपाधि थी, रणहस्तिन, तो इसकी ध्यान रखना, आप इसकी उपाधि थी रणहस्तिन। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने बंडियों को पराजित किया। इस घटना से पुष्टि दौलतपुर एवं ओसिया के लेख से होती है। तो ये उपाधि ध्यान रखना, रणहस्तिन किसकी थी, वत्सराज की, है ना। तो वत्स को याद रखने के लिए वत्स को कहते हैं रण में हस्ती की तरह आप युद्ध करो। बंगाल के पाल, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट एवं गुर्जर प्रतिवारों के मध्य 1.5 शताब्दी तक कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष का आरंभ वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था। ये वाला पूछा जा सकता है, जो त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था वो किसके समय शुरू हुआ था, तो वो था वत्सराज के समय। रायपुर अभिलेख के अनुसार मत्सराज के पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में चामन सामंत दुर्लभराज ने वत्सराज का साथ दिया था। वत्सराज ने कन्नौज शासक इंद्रयुद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज को बढ़ती शक्ति दे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण किया। इस युद्ध में वत्सराज पराजित हुआ, जिसकी पुष्टि राधानपुर एवं डिडोरी अभिलेख में से होती है। इस युद्ध के पश्चात वत्सराज ने जालोर अपनी राजधानी बनाया। वत्सराज के समय 778 में उद्यतन सूर्य ने कोल्यमाला तथा जीनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। वत्सराज ने जालोर में रासु यज्ञ कर अपनी उपाधि जयवरा चांदी के सिक्कों पर उत्कीर्ण कर दान देती है। ध्यान रखना, वत्सराज की उपाधि एक होती जयवरा, एक तो थी रणहस्तिन। वत्सराज ने ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर भी बनवाया। ओसिया जोधपुर लगभग 65 किलोमीटर दूर पर फलोदी मार्ग में स्थित है। ओसिया में श्वेतांबर जय मंदिर, ओसवाल समाज की कुल देवी सच्चाई माता का मंदिर, सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। तो ये वत्सराज के बारे में बातें हो गई। एक है नागभट्ट द्वितीय, इसका समयकाल था 803 से लेकर 833 ईस्वी तक। वत्सराज के पश्चात उनका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक बना। नागभट्ट द्वितीय का पाल शासक गोविंद थर्ड से संघर्ष हुआ, जिसमें नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ। इस युद्ध की पुष्टि राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के नीलकुंड अभिलेख से मिलती है। इस पराजय उपरांत नागभट्ट सेकंड ने अपनी शक्तियों का पुनर्गठन करते हुए कानिकोब्ज पर यानी कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक चक्रयुद्ध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार नागभट्ट सेकंड ने प्रतिवारों को कन्नौज शाखा को प्रारंभ किया। कन्नौज शासक चक्रयुद्ध पाल नरेश धर्मपाल का संरक्षक था। चक्रयुद्ध से पराजित व शुद्ध होकर नागभट्ट के युद्ध की घोषणा कर दी। इस किसने की थी, ये आपके नागभट्ट द्वितीय ने। आगे है, एक मिनट, नागभट्ट के सामंत गुवक यानी गोविंदराज ने मुस्लिम आक्रांता सुल्तान बेग वारिस को पराजित किया। इस युद्ध का उल्लेख प्रबंध कोश में मिलता है। तो नागभट्ट सेकंड का सामंत था, जिसका नाम था गुवक प्रथम, जिसे हम लोग गोविंदराज के नाम से जाना जाता है, और उसने मुस्लिम आक्रांता सुल्तान बेग को पराजित किया था। भोज प्रथम के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को आंध्र, सिंधु, विदर्भ और कलिंग के शासकों को हराने का श्रेय देता है। चंद्रबग प्रभाव चरित्र में नागभट्ट सेकंड के गंगा जल में जल समाधि कर लेने का उल्लेख मिलता है। नागभट्ट सेकंड ने बुचकुला में विष्णु एवं शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज के युद्ध के पश्चात परम भट्टारक महाराज धीराज की परमेश्वर उपाधि धारण की। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात रामभद्र दुर्बल शासक हुआ था। ये ध्यान रखना, देखो ये उपाधि परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर, ये उपाधि लेती है आपके नागभट्ट द्वितीय ने। आगा था सबसे अहम शासक, जिसका नाम था मिहिरभोज। तो ये वाली उपाधि अपन को ध्यान रखना, कन्नौज युद्ध के पश्चात मिली थी नागभट्ट द्वितीय ने, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर। अगर मिहिरभोज रामभद्र एवं रानी अप्पादेव पुत्र था। मिहिरभोज के संबंध में जानकर प्रमुख स्त्रोत वराहा अभिलेख तथा प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति है, जिसकी रचना बालादित्य ने की थी। तो ये ध्यान, वराहा अभिलेख ग्वालियर परिस्थिति ने जिसकी रचना बालादित्य ने की थी, उसमें मिहिरभोज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दौलतपुर अभिलेख में भोज फर्स्ट की उपाधि प्रभास, तो ग्वालियर अभिलेख में आदिवरा मिलती है, जिससे देखो दौलतपुर में तो किसकी, प्रभास,
है ना, मीर भोज की उपाधि मिलती है, और ग्वालियर में आदि वरा। तो आपको ये उपाधि ध्यान रखने, प्रभास किस कहाँ पर मिलती है, तो प्रभास की दौलत, इस प्रकार अपने याद रख जाए, ग्वालियर में आदि है। उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया देवगढ़, आहार, उन्ना लेखों में इसको उपाधि परम भट्टारक महाराज धीराज की भी उपाधि मिलती है। तो ये वाली उपाधि अपने ध्यान रखना है। मीर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड से मालवा छीन लिया। पाल वंशीय शासक देवपाल एवं विग्रपाल तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया। इस स्थिति की पुष्टि केल और चास्टोबिलको से होती है। मीर भोज ने कालिंजर के शासक जयशक्ति राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड को नर्मदा तट पर पराजित किया, जिसका उल्लेख ग्वालियर परिस्थिति एवं अरबी यात्री सुलेमान ने किया। बेगरा बिले मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी जीतने वाला बताता है। ये वाला तथ्य आपको ध्यान रखना। बेगरा बिलेग मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी विजित करने वाला उल्लिखित किया है। तो ये वाला ध्यान रखना आपको, संपूर्ण पृथ्वी विजित करने वाला कहाँ, किस में, कौन से विलेख में, बेगरा में। 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक किताब उल सिंध वल हिंद में मीर भोज को जुर्ज यानी गुर्जर नरेश कहता है, जिसके पास एक विशाल सेना थे, तब भारत की सबसे बड़ी अश्व सेना थी। सुलेमान मीर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताता है, ये ध्यान रखना है। सुलेमान के अलावा अबू जैद अल मसूदी और अल गर्दिश जैसे यात्रियों के लक्ष्य में गुर्जर प्रतिवार की सैन्य शक्ति लगातार चौकसी एवं युद्ध की तैयारी एवं सिंध एवं मुल्तान में अरबों की घुसपैठ रोकने की तारीफ की गई। तो अपन को तो ये वाला ध्यान रख लेना। एक सुल्तान मीर भोज ने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे माना है, तो वो मीर भोज को माना है। इसके बाद में आता है महेंद्रपाल फर्स्ट। मीर भोज एवं रानी चंद्रबारिका का पुत्र महेंद्रपाल फर्स्ट मीर भोज, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा इसके बारे में। ये इसकी रचना ध्यान रख लो। राजशेखर प्रमुख रचना कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल बंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश एवं हरिविलास शारदा। और महेंद्रपाल फर्स्ट का गुरु एवं दरबार के राजशेखर ने विदुषाल बंजिका महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी महाराष्ट्र चूड़ामणि, बाल भारत में रघुकुल ग्रामीणी कहा है। आता बोझ, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महिपाल फर्स्ट है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे अंतिम वाला आपको याद रख लो, सबसे अंतिम वाला पूछा जा सकता है तिरुचरणपाल, है ना, मंडोर या कनौज के प्रत्यर्ग अंतिम शासक था, जिसका नाम था तिरुचरणपाल। ये वाला थोड़ा सा आपको अंतिम नाम देकर पूछा जा सकता है। प्रतिवार को गुर्जर शब्द से संबोधित करने वाले स्त्रोत, अगर देखो पुस्तक में बात करें तो हर्षचरित्र में, स्कंदगत पुराण में, कोलेमाला में, यशस्ती लक चंपू में, पंपा भारत में, और विक्रमो अर्जुन विजय में, और अभिलेख में नीलखंड अभिलेख, रागनपुर अभिलेख, देवल अभिलेख, करहाड़ और नवसारी और राजौरगढ़ अभिलेख में इनके गुर्जर शब्द को संबोधित करने वाले शब्द अपन को मिलते हैं। इस प्रकार ये गुर्जर प्रतिवारों की क्लास थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।